हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। आज हम वर्कशीट नंबर 75 सॉल्व करने वाले हैं और ये वर्कशीट आपकी 21 जनवरी 2021 के लिए आपको दी गई है। सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और आज हम जिस चैप्टर की पुनरावृत्ति करने वाले हैं उसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। आपका चैप्टर 2 है भूगोल का, इसका हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो एक एक करके पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 में फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको दिया गया है, जहाँ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन 2 आपका एक FIB है यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन 3 आपका क्या है, सही गलत यानी ट्रू फॉल्स है। तो ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे जाते हैं यानी 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 यानी 1 to 5 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 1 मार्क क्वेश्चन हैं। 4 मार्क अगेन मल्टीपल चॉइस और 5 क्वेश्चन में आपसे रिक्त स्थान पूछा गया है। तो यहाँ क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक आपको 1 मार्क क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 7 to 10 आपके 2 and 3 मार्क वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं इनके आंसर्स क्या होंगे। दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए थे, चाहे तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए थे दोआब, टून, द्रोणी या महाखंड, ये आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, दोआब। जहाँ पे दो नदियाँ आकर मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। इस तरीके का संरचना होती है। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप डैश नदी में स्थित है, कौन सी नदी में स्थित है, सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप यानी वो द्वीप नदी पे बना हुआ द्वीप। समुद्र पे बने हुए द्वीप तो हमने पढ़े हैं, नदी पे बने हुए द्वीप जहाँ पे लोग रहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा आवासीय द्वीप समूह कहाँ है, असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और अगर इसका नाम कोई पूछे तो इसका नाम क्या है, इसका नाम मुजाली है, ठीक है। तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी आपका क्या है, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन 3 में बोला है सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये सही है या गलत है, तो ये सही है। सतलुज और काली नदी के बीच का जो स्थान है उसको हम क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। जैसे कल हमने सिंधु और सतलुज नदी के बीच का पढ़ा था कि पंजाब हिमालय बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था। गोवा के दक्षिण में स्थित तटीय पट्टी को हम कोंकण पट्टी कहते हैं। 5वें में आपसे बोला गया है एक रिक्त स्थान है, डैश झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। तो यहाँ पे हमारे 5 प्रश्न एक उत्तर वाले 1 मार्क्स वाले कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं पैराग्राफ की ओर। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ना है और इसके आधार पर आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम पैसेज पढ़ लेंगे। यहाँ पे आपको पैसेज में क्या दिया हुआ है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है, भारत का उत्तरी मैदान है, वो सिंधु, गंगा और सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है और बाकी जो नदियां हैं वो इनकी सहायक नदियां होती हैं। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। जलोढ़ मृदा मतलब जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिसमें नमी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहीं पे सारी नदियों का उद्गम होता है। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपाट के स्थित बहुत बड़े बेसिन का निक्षेप हुआ जिससे एक उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। बहुत सालों में ये उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है, अपरदन, निक्षेपण, ये सारी प्रक्रियाओं के द्वारा। इसका विस्तार 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर
2400 किलोमीटर लंबा है ये पूरा जो भाग है आपका, और इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है। और ये जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और ये हमने प्रश्न भी किया था लास्ट वर्कशीट में कि उत्तरी मैदान अधिक सघन क्यों होता है। समृद्ध मृदा आवर्धन और पर्याप्त पानी की उपलब्धता, कहीं पे भी जनसंख्या क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो उपजाऊ मिट्टी है अच्छी, पर्याप्त यहाँ पे पानी की उपलब्धता है, और अच्छी जलवायु के कृषि के लिए भी अच्छी है, जिसके कारण यहाँ पे अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है और यहाँ पे इसीलिए जनसंख्या भी अधिक सघन पाई जाती है। उत्तरी प्रवृत्ति से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हुई हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण यहाँ पे क्या बनते हैं, नदी के द्वीप। जहाँ पे नदी आके बिल्कुल ढाल खत्म हो जाता है तो यहाँ पे द्वीप बन जाते हैं, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ आप निचले एकत्र होने के कारण बहुत ही धाराओं में बट जाती हैं। और जब ये नदियाँ निचले भाग में यानी मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो अलग अलग भागों में बटकर अलग अलग दिशा में फैल जाती हैं और अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। इन धाराओं की वितरिकाएं कहते हैं, क्योंकि ये वितरित हो जाती हैं इसलिए से वितरिकाएं कहते हैं। अब यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, कि उत्तरी मैदान के 3 प्रमुख नदी प्रणाली कौन सी है। तो एक एक करके सभी उत्तर देखेंगे, इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणाली के नाम लिखिए। तो अभी हमने पढ़ा था उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, और बाकी जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो सब इन्हीं नदियों का पार्ट होती हैं, इन्हीं की सहायक नदियाँ होती हैं। उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की मृदा से हुआ है। उत्तरी मैदान की निर्माण मुख्यतः जलोढ़ मृदा से हुआ है, और ये क्वेश्चन भी आपने लास्ट वर्कशीट में किया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है नदीय द्वीपों का निर्माण क्यों होता है, नदी पे द्वीप क्यों बनते हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, नदी आते आते जब निचले भागों में पहुंचती है तो उसका ढलान बिल्कुल खत्म हो जाता है। उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र क्यों है। तो समृद्ध मृदा आवरण और पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादन वाला ये क्षेत्र माना जाता है, उत्तरी क्षेत्र। तो ये आपके चारों उत्तर कौन से हो गए हमारे, ये चारों हो गए हमारे सोर्स बेस्ड आंसर हो गए, यानी कि जो आपका पैसेज दिया हुआ था गद्यांश को पढ़कर। अब देख लेते हैं जो आपके 7 to 10 हैं, ये 2 मार्क्स एंड 3 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं। दून से आप क्या समझते हैं। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण एवं अनुदैर्घ्य घाटियों को दून कहा जाता है। ये दून की यहाँ पे बस परिभाषा आपको लिखनी है। खादर एवं बांगर में कोई 3 अंतर बताइए। तो खादर और बांगर क्या है, ये मृदा के प्रकार हैं। मृदा के जीवन शैली के आधार पर, जो मृदा का जीवन होता है, जीवन के आधार पर हम मिट्टी को 2 भागों में बांटते हैं, उसका नाम होता है खादर और बांगर। जो हमारी खादर मृदा होती है ये क्या होती है, नई मिट्टी होती है, और जो बांगर होती है ये होती है हमारी पुरानी मिट्टी। ठीक है, ये था बेसिक। अब करते हैं कि आपको क्या क्या बताना है, इसके बारे में 3 अंतर बताने हैं। तो बांगर ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग होते हैं जिनको हम बांगर कहते हैं। जब मिट्टी पुरानी हो जाती है तो उसको हम बांगर कहते हैं। इस प्रकार की जलोढ़ के लगातार एकत्रित होने पर छज्जे जैसी संरचना बन जाती है, जो बाढ़ प्रभावित मैदान के स्तर जितनी ऊपर उठ जाती है। तो जहाँ पे ये लगातार एकत्रित होती रहती है तो यहाँ पे छज्जे नुमा आकृति बना लेती है और ये बाढ़ के मैदान जितनी ऊपर उठ जाती है। कंकड़ों के संरक्षण के कारण यह जगह अनुवर्र होती है। तो ये सारी बांगर की विशेषताएं हैं। अब आपको अंतर बताना है तो खादर के बारे में देखते हैं। खादर क्या है, नवीनतम और बाढ़ मैदानों का युवा संग्रहण खादर कहलाता है। जो आपकी नई मिट्टी होती है ना, बिल्कुल वो खादर कहलाती है। लगभग हर वर्ष इसकी मिट्टी बदलती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे बाढ़ के पानी के साथ जो मिट्टी बह के आती है, ठीक है,
ये उपजाऊ और प्रचुर पैदावार के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तरह के मिनरल्स आपके मिले होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ये आपका खादर और बांगर में अंतर हो गया। 9th प्रश्न में आपसे बोला है, 9th क्वेश्चन में प्रायद्वीप पठार की विशेषताएं लिखिए। गंगा व यमुना के दक्षिण उभरता हुआ विशाल भूखंड भारत का प्रायद्वीप पठार कहलाता है। जो गंगा और सतलुज के दक्षिण में उभरता हुआ विशाल भूभाग है उसे हम प्रायद्वीप पठार कहते हैं, जिसका आकार मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है, यानी कि अगर इसकी शेप हम ऊपरी तौर से देखें तो इस तरीके की आपको मिलेगी। इसका आधार गंगा की घाटी तथा शीर्ष सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी में स्थित है। दक्कन का पठार एक लावा पठार का उदाहरण है। दक्कन का पठार लावा पठार कौन से होते हैं? जहाँ से लावा निकलता है, जो ज्वालामुखी उद्गार के अंतिम चरण में निःशर्त लावा के फैलने से बना है। यह प्राचीन गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है, जो कालांतर में अलग होकर वर्तमान को प्राप्त किया। तो ये गोंडवाना प्लेट क्या है? अगर आप धरती की बात करें तो ये अलग अलग प्लेटों में से बना हुआ है, और ये प्लेट के खिसकने से ही ये सारे भूभाग का निर्माण हुआ है, जिसमें से भारत भी इसी तरीके से बना है। ठीक है, तो जब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ाया जाता है। अगर आप क्लास 11th में भी ज्योग्राफी लेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रश्न 10 में आपसे बोला है ये आपको स्वयं करना है। ठीक है, स्वयं करना है, मैंने आपको ये लिखवा दिया है, लेकिन अगर आपको और भी पॉइंट्स मिले तो आप इसमें लिख सकते हैं। भारत की भूमि महान भौतिक विविधताओं को प्रदर्शित करती है। जो इस 5 उदाहरण के साथ इस कथन को न्यायोचित करिए। आपको 5 उदाहरण देने हैं कि भारत की जो भूमि है, इंडियन लैंड है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी से बनी हुई है, विविधता से बनी हुई है। तो उसका आंसर है, भारत की भूमि महान भौतिक विविधताओं को प्रदर्शित करती है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। नंबर 1, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है, जहाँ पर हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। अगर कोई आपसे बोले कि भारत में कैसी आकृति पाई जाती है, तो आप बोलेंगे भाई हमारे यहाँ पर्वत भी पाए जाते हैं, मैदानी क्षेत्र भी, मरुस्थल भी, पठार भी और द्वीप समूह भी। इतना वेरिएशन किस देश में मिलता है जितना भारत में मिलता है। दूसरी, भारत भूमि 3 ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण प्रायद्वीप का निर्माण करती है। आपको पता है भारत में 3 ओर से समुद्र है, पानी है और एक तरफ लैंड है, इसलिए ये एक प्रायद्वीप बनाता है, और जिसके कारण इसकी बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। तीसरा है, द्रास लद्दाख में स्थित वह भारत का सबसे ठंडा और सबसे गर्म स्थान चुरू है। चुरू का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो जहां देखिए लद्दाख में -48 डिग्री पहुंच जाता है, वहां पे हमारा चुरू है जहां 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो इतना ज़्यादा तापमान में अंतर भी भारत में ही देखा जा सकता है। मेघालय में स्थित चेरापूंजी और मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है तथा जैसलमेर में सबसे कम होती है, जो जैसलमेर राजस्थान है। तो अगर वर्षा की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे सबसे अधिक और सबसे कम वाले भी स्थित हैं, बल्कि विश्व में ऐसी जगह नहीं पाई जाती। भारत में रेत के टीले तथा बर्फ़ के पहाड़ दोनों पाए जाते हैं। राजस्थान के बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर आपको रेत के टीले मिल जाएंगे, और बहुत सारे आपको ऐसे हिमालय में मिल जाएंगे जहाँ पूरा साल भर बर्फ से ढका रहता है। तो इतनी विविधता वाला भारत हमारा देश है। और भी आपको कोई उदाहरण याद आए तो वो आप लिख सकते हैं। ये पूरा आंसर मैंने आपके लिए लिखा है।